दिस इज़ द डायग्राम ऑफ अ व्हीट कर्नल. यू कैन सी दैट दिस इज़ लाइक गेहूं का जो दाना होता है उसके अंदर ऊपर का जो लेयर है दैट इज़ नोन एज व्हीट कर्नल, अंदर एंडोस्पर्म है. एंड दिस एंडोस्पर्म basically contains the gluten, and this gluten has a 33 amino acid peptide called gliadin. So actually you are having this immune mediated problem due to the gliadin peptide in gluten. ठीक है, तो ग्लूटेन सेंसिटिविटी बोलते हैं, लेकिन ग्लूटेन में जो 33 अमीनो एसिड लॉन्ग पेप्टाइड है ग्लाइडिन, उसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है. ओके, पेप्टाइड का मतलब होता है कि इट इज़ नॉट अ बिग प्रोटीन. प्रोटीन नहीं है, बहुत छोटा यू कैन से प्रोटीन है जहाँ उसके बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं अमीनो एसिड जो जोड़ के बनता है, दैट इज़ नोन एज पेप्टाइड. ठीक है, तो इट इज़ अ 33 अमीनो एसिड लॉन्ग पेप्टाइड. अमीनो एसिड्स जुड़ के एक पेप्टाइड बनाता है विच इज़ नोन एज ग्लाइडिन. Now, gluten sensitivity cause GI symptoms that improve when gluten taken out of the equation. Okay, there is very little scientific evidence of removing gluten from the diet unless you have celiac disease or gluten sensitivity. Okay, तो इसलिए people are not recommended to always go for gluten-free diet. It's only when you're sensitive to gluten or you're having any kind of genetic predisposition, autoimmune disease या प्रॉब्लम हो रही है ग्लूटेन खाने से, तब आप उसको छोड़ें. ठीक है. And nowadays people with good gastrointestinal tract seem to remove gluten from their diet and experience improved GI functioning on removing gluten from the diet. So they feel good, isn't it? तो इसलिए वो सोचते हैं कि हम gluten free diet ही खाएं. ठीक है. Now, if you are having gluten sensitivity, you stop eating gluten containing cereals and wheat. Stop eating processed food. So, mostly carbohydrates cut down करो, तो आपके GI symptoms जो issues हैं आपके gastrointestinal tract से related वो कम हो जाएंगे. ठीक है. And ग्लाइडिन जो मैंने बताया कि ग्लूटेन के अंदर जो 33 अमीनो एसिड लॉन्ग पेप्टाइड है, ग्लाइडिन is a tough little bugger. That is, it resists broken down by all sorts of enzymes. तो वो काफ़ी problematic है ग्लाइडिन. ठीक है, वो easily break नहीं होता. You can say is a tough little guy. So because of that intact structure वो एक allergic reaction को जल्दी evoke कर सकता है अगर person genetically predisposed है. ठीक है. Now I'll show you another. This is gliadin. Now this gliadin basically, where this area is, you can say the intestinal lumen या फिर जो स्पेस है इंटेस्टाइन की जहाँ से फूड पास होगा, और ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये सेल्स हैं जो कि इंटेस्टाइनल वॉल को लाइन करेंगे. तो ये सेल्स में आप देख सकते हैं प्रोजेक्शंस जो इस तरीके फोल्ड्स हैं, इनको हम विलाई कहते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस जो इम्पॉर्टेंट होते हैं फॉर द फंक्शनिंग ऑफ द इंटेस्टाइन. ये जो एक एक सेल है इसको एंट्रोसाइट कहते हैं, और ये सेल जुड़े हुए हैं एक दूसरे से. सो यू कैन सी दीज आर द टाइट जंक्शंस, देयर इज़ नो स्पेस इन बिटवीन. ओके, एंड यहाँ पे आप देख रहे हो ये जो लाइन बनाई है, दिस इज़ द म्यूकोसल लेयर. सो यू हैव अ म्यूकोसल लेयर, यू हैव दीज एंटेरोसाइट्स. ठीक है, और ये माइक्रोविला या फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस जिन्हें ब्रश बॉर्डर कहते हैं, जो इम्पॉर्टेंट है फॉर द डाइजेशन एंड द एब्जॉर्प्शन. तो इस तरीके से जो है प्रोसेस होता है इंटेस्टाइन के अंदर वेन एवर वी कम अक्रॉस द फूड. ओके, द इंटेस्टाइन कम्स अक्रॉस एनी काइंड ऑफ फूड विच एंटर्स थ्रू द माउथ एंड देन द ईसोफेगस डाउन. देन व्हाट हैपन्स, स्टेप है कि आपका एक ग्लाइडिन जब म्यूकोसल लेयर में एंटर होता है तो वहाँ पे एक एंटीबॉडी है जिसे हम IgA एंटीबॉडी कहते हैं. ठीक है, वाई वी आर सेइंग दिस स्पेसिफिकली IgA, बिकॉज IgA एंटीबॉडी इज प्रेजेंट इन द म्यूकोसल सिक्रीशन, टीयर्स एंड द सलाइवा. ठीक है, जो सिक्रीशंस हैं जैसे म्यूकोसल सिक्रीशंस हैं जहाँ भी वो. ठीक है, देन आपके सलाइवा, टीयर्स, इस तरीके के जो सिक्रीशंस हैं उनमें IgA इज प्रेजेंट. ओके, सो वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज़, IgM, IgG, IgE, IgD. उसमें से IgA एक इम्पॉर्टेंट है, ये यहाँ पे प्रेजेंट है. अब यहाँ पे ग्लूटेन में से ग्लाइटिन रिलीज़ हुआ. ओके, 33 अमीनो एसिड लॉन्ग पेप्टाइड रिलीज़ हुआ, यहाँ म्यूकोसल लेयर में आया. ओके, एंड इट कम्स अक्रॉस अ सिक्रीटरी IgA इन द स्मॉल इंटेस्टाइन. अब इसका सामना किससे हुआ? ये एंटीबॉडी से, ग्लाइडिन का.
Okay, what will happen is that this antibody which is present in the small intestinal mucosal layer, okay, that actually is there because it is protecting the enterocytes or the cells lining the intestinal wall from the toxins and the pathogens. तो वो basically foreign substance से protect करने के लिए वहाँ पे already है. Now अगर IgA ग्लाइडिन को recognize करता है as a pathogen because the person is having some genetic predisposition या sensitivity to gluten, तो फिर वो अटैक करेगा ग्लाइडिन को. ठीक है, तो यूजुअली क्या होगा, जो एक्शन है IgA का वो ऐसा होता है कि वो बाइंड कर देता है पैथोजन के साथ एंड देन इट मार्क्स दैट पैथोजन फॉर इम्यून सेल डिस्ट्रक्शन, यानी वो उसको बाइंड करके एक इम्यून रिएक्शन को इवोक करेगा जिसमें कई तरह के इम्यून सेल्स जो हैं वो एक्टिवेट होंगे एंड इन्फ्लेमेशन को स्प्रेड करेंगे. ठीक है, सो व्हाट हैपन्स इज in celiac disease, this gliadin and the IgA complex for some reason binds to a transferrin receptor, ठीक है, which helps in the transport and absorption iron. तो मैंने आपको जैसे बताया कि celiac disease में आयरन डेफिशिएंसी हो जाती है, अनीमिया हो जाता है. तो ये इसका रीज़न क्या है कि 3 चीज़ों का कॉम्प्लेक्स बनता है. एक का है जो ग्लाइडिन है वो IgA से बाइंड हुआ, IgA से बाइंड होने के बाद वो एक ये जो ग्लाइडिन IgA कॉम्प्लेक्स है वो फिर आपका TFR या जो हम कहते हैं ट्रांसफेरिन रिसेप्टर से बाइंड करेगा. ट्रांसफेरिन जो है ना वो ट्रांसफेरिन, ट्रांस मीन्स आयरन को ट्रांसपोर्ट करने वाला एक मॉलिक्यूल है. तो वो जब उससे बाइंड होता है तो एक 3 चीज़ों कॉम्प्लेक्स बन रहा है, ग्लाइडिन, IgA एंड ट्रांसफेरिन. ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होगा, TFR जो ट्रांसफेरिन रिसेप्टर है वो आयरन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए नहीं अवेलेबल रहेगा तो उसके एब्जॉर्प्शन हैम्पर हो जाएगा एंड अनीमिया हो जाएगा. ठीक है, एंड सीलियाक डिजीज़ में ये ओवरली एक्सप्रेस होता है बिकॉज मोर ऑफ द ग्लूटेन इज बाइंडिंग, ग्लाइडिन इज बाइंडिंग टू ट्रांसफेरिन रिसेप्टर. ठीक है, तो ओवर एक्सप्रेशन हो जाएगा. तो दिस इज द सीन नाउ. हियर वी वर सीइंग द स्टेप वाज, फर्स्ट स्टेप वाज दैट ग्लाइडिन is coming, interacting in the mucosal layer. Okay, what is happening in the mucosal layer? We have the IgA antibody. This is the second step. Third step is glidin, IgA and transferrin receptor. These 3 are bound together. This is in the intestinal cell or enterocyte. This is happening here. Okay, then these are transported to the lamina propria, that layer which protects the intestinal wall. Okay, once bound to this receptor, it is transcytosed in the cell from apical to the basolateral membrane, that is from the periphery to the later part. Okay, when it binds receptor. ठीक है, in the lamina propria, which is the thin layer that lines the gut wall. Now this kind of layer is there. See, माइक्रो स्ट्रक्चर आप देखो, ये मैंने आपको एक सेल दिखाया है जहाँ पे ये सब एक्टिविटीज़ हो रही हैं. इफ़ यू सी देयर आर मैनी सेल्स लाइनिंग द गट वॉल, जहाँ पे फिर छोटे छोटे स्ट्रक्चर देख सकते हैं. दिस इज़ एक्चुअली द स्मॉल डायग्राम ऑफ अ सेल. दिस इज़ द एनलार्ज डायग्राम विच इज़ शोइंग व्हाट इज़ हैपनिंग इन द सेल. तो ये सेम चीज़ है, ये सेल्स पूरा लाइन करते हैं. यहाँ म्यूकोसल लेयर है और ये आपकी लैमिना प्रोप्रिया. तो ग्लाइडिन जो है ना इस एरिया से इस एरिया में घुस गया आप लैमिना प्रोप्रिया में. सो इट हैज़ नाउ, ओके, along with the IgA and the transferrin receptor. Okay, once there, then there is an enzyme which is called tissue transglutaminase or TTG. TTG भी एक तरीके का मार्कर है which can be tested in the celiac disease patients. उसका लेवल अगर ज़्यादा है तो वो एक तरीके से डायग्नोस्टिक मार्कर है फॉर फाइंडिंग आउट द पर्सन इज हैविंग सीलियाक डिजीज़ और नॉट, ग्लूटेन सेंसिटिविटी है कि नहीं. तो ये जो लैमिना प्रोप्रिया में एक एंजाइम है टिश्यू ट्रांसग्लूटामिनेज जो कि फिर अमाइड ग्रुप को रिमूव करती है फ्रॉम ग्लाइडिन. ठीक है, तो ये एक तरीके से डी एमिडेटेड ग्लाइडिन्स बनते हैं एंड ये डी एमिडेटेड ग्लाइडिन्स ही फॉरेन पैथोजेंस की तरह या एलर्जेंस की तरह वर्क करते हैं जो कि मैक्रोफेजेस खा जाते हैं एंड फिर वो उसको प्रेजेंट करते हैं टू सर्टन
class of molecules for further immune reaction. सकते हो यहाँ मैंने लिखा है deamidated glidins, यानी जो एंजाइम लैमिनिया प्रोपरिया में थी जिसने एक अमीन ग्रुप को हटा दिया है ग्लाइडिन प्रोटीन में से एंड डीएमिडेट करके दे हैव एक्चुअली कॉज दीज मॉलिक्यूल्स टू बी eaten up by the macrophages. Eaten up, that is, they are now inside the macrophages. Okay, and this is recognized by the MHC class 2 molecules, या major histocompatibility class 2 molecules. Okay, so MHC class 1 class 2 molecules इस तरीके से होते हैं जिनको major histocompatibility complex बोलते हैं, एंड ये एक प्लेटर की तरह वर्क करते हैं जो मैक्रोफेजेस का मतलब रिकग्निशन के लिए इंपॉर्टेंट है फॉर दैट पैथोजन. ठीक है, तो वो रिकग्नाइज करा थ्रू MHC क्लास 2 मॉलिक्यूल और फिर वो फैगोसाइटोज हुआ, मैक्रोफेज के अंदर चला गया. ठीक है, so MHC is a actually group of genes in the DNA that encode for proteins that play a key role in the immune system. These proteins are called MHC molecules and are found on the cell surfaces. So MHC, major histocompatibility complex, basically तो एक ग्रुप ऑफ जीन्स ही हैं जो कि कुछ ऐसे प्रोटीन्स को सिंथेसाइज करेगा जो की रोल प्ले करते हैं यानी इम्यून सिस्टम को अब एक्टिवेट करना है. IgA एंटीबॉडी ने तो प्रेजेंट कर दिया, मैक्रोफेजेस ने उसको ले लिया. ठीक है, अब वो MHC मॉलिक्यूल्स एक्टिवेट हुए, उन्होंने कुछ ऐसे प्रोटीन्स बनाए जो इम्यून सेल्स को फर्दर बनाएंगे एंड इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करेंगे. ठीक है, तो ये एक स्टेप फिर फर्दर आता है एंड एक प्लेटर की तरह सर्व कर रहा है जो कि बेसिकली क्या होता है, ये प्रोटीन्स जो हमारे अगर गट से आ भी गए आपका गट लाइनिंग को क्रॉस करके, तो एक्चुअली ये मैक्रोफेजेस वहाँ प्रेजेंट होते हैं टू फिल्टर आउट दोज प्रोटीन, तो प्रोटेक्ट करते हैं गट लाइनिंग को. बट व्हेन वी हैव अ ग्लूटेन सेंसिटिविटी तो फिर उस एलर्जिक फॉर्म में उस ग्लाइडिन को एक्चुअली रिकोगनाइज करते हैं एज एन एलर्जन एंड दे विल अटैक द ग्लाइडिन. तो वहाँ पे फिर वो इम्यून सेल्स को सिंथेसाइज करते हैं एंड देन इम्यून सिस्टम पूरा एक्टिवेटेड हो जाता है. ओके, नाउ बेसिकली जो people have those who have the gluten sensitivity, these people have some kind of genes जिसे हम classify करते हैं human leukocyte genes HLA, DQ2 and DQ8. तो इस तरीके के अगर genetic predispositions हैं, if a person is having these kind of a gene makeup HLA, DQ2 and DQ8, then they are going to have celiac disease. Okay, so they are gluten sensitive. Many people with celiac disease have at least one of these genes. One copy of this gene, 3% risk of celiac disease. 2 copies, 10% risk of celiac disease. So if you're having one copy, you are at a lesser risk, moderate. लेकिन अगर दोनों copies हैं आपके पास उस gene की, तो फिर आप severity में जा सकते हो उस disease के. Okay. Now what happens is deamidated glidin है, अब वो MHC क्लास 2 के थ्रू मैक्रोफेजेस ने ईट अप कर लिया. मैक्रोफेजेस ने फिर कुछ T हेल्पर सेल्स हैं जो इम्यून मीडिएशन में या सेल मीडिएट इम्यूनिटी में ही यूज़ होते हैं, वो फिर बाइंड होंगे इस मैक्रोफेज से विच हैज़ ईटन अप द ग्लाइडिन. इस तरह का कॉम्प्लेक्स बनता है. दिस इज नोन एज CD4+ T हेल्पर सेल्स विच विल बाइंड टू द MHC क्लास 2 मॉलिक्यूल ऑन द सर्फेस ऑफ द मैक्रोफेज. एंड इस तरह का जो ये कॉम्प्लेक्स बनता है फिर ये रिलीज़ करेगा द ट्री मॉलिक्यूल्स और साइटोकाइंस या टॉक्सिन्स. ठीक है, विच विल डैमेज द एंट्रोसाइट और एपिथेलियल सेल्स विच लाइन द इंटेस्टाइनल लाइनिंग एंड अकॉर्डिंग टू द डैमेज विच इज़ प्रोड्यूस द सीवियरिटी विल बी डिसाइडेड. अगर डैमेज ज़्यादा है तो वो बहुत सीवियर है, डैमेज कम है तो लेस सीवियर है. इट कैन बी रिपेयर्ड, इट कैन बी टॉलरेटेड वेल. अगर ज़्यादा डैमेज हो चुका है, इन्फ्लेमेशन इतना है कि डैमेज काफ़ी हो गया है, तो बहुत ज़्यादा जो है प्रॉब्लम्स हो सकती है. बिकॉज यू कैन हैव डेफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिएंट एंड यू कैन हैव इवन इफ़ यू आर एब्सटेनिंग फ्रॉम ग्लूटेन देन ऑल्सो यू कैन हैव प्रॉब्लम्स इन द गट. ठीक है, जैसे कि पेन, एक्स एंड एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट, डायरिया, देन गैस्ट्रोपेरेसिस या एसिड रिफ्लक्स और कई तरह के इश्यूज़ जो हैं वो आपको हो सकता है. ठीक है, तो वो एक सीवियरिटी पे डिपेंड करता है. अब जब ये आपके CD4+ सेल्स एक्टिवेट हुए तो फर्दर आपका फिर से WBCs भी एक्टिवेट होते हैं. तो आपका एक कहते हैं ह्यूमोरल एंटीबॉडीज़ बन रहे हैं, काफ़ी सारे एंटीबॉडीज़ बनेंगे, फिर वो अटैक कर रहे हैं उस पैथोजन को.
एंड फिर उसके बाद आपके किलर सेल्स पिक्चर में आ रहे हैं, ठीक है, बेसिक जो विलन कहते हैं ना उसको। तो हेल्पर सेल्स ने क्या किया, हेल्पर सेल्स ने हेल्प किया कि मैं बाइंड हो रहा हूँ मैक्रोफेज के ऊपर, जिसने कि पहले से ग्लाइडिन खा लिया है। अब वो उस हेल्पर सेल मैक्रोफेज के ऊपर बाइंड हो गया, कॉम्प्लेक्स बना दिया उसने, ठीक है। आई कैन शो यू द, इस तरीके का कॉम्प्लेक्स बना दिया हेल्पर सेल, और ये आपका मैक्रोफेज है। तो ये कॉम्प्लेक्स बना के उसने फिर फर्दर कुछ एंटीबॉडीज़ के प्रोलिफरेशन को बढ़ाया, ठीक है, जिसे हम कहते हैं एंटीबॉडी रिस्पॉन्स। और उसके बाद फिर वो किलर सेल्स पिक्चर में आते हैं, जो विलन है, या कहते हैं ना जो सॉलिड विलन होता है ना पिक्चर का, कि वो अब एंड कर देना सब चीज़ का, तो बस वो तलवारें निकाल के लाता है और फिर वो सब सेल्स को मारा धाड़ी करता है एंड किल करना चालू कर देता है। दैट इज़ कॉज इन्फ्लेमेशन, ओके, दैट इज़ कॉल्ड इन्फ्लेमेशन। तो ये सब इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन फिर आपको बेसिकली ये सब सिम्टम्स देते हैं, ठीक है, जो सीलियाक डिजीज़ से रिलेटेड है। सो इन शॉर्ट यू कैन से sensitive to gluten, celiac disease is gluten sensitivity, that is you are sensitive to gluten. Gluten is present inside the wheat and cereals, okay. In the gluten is a peptide which is known as gliadin, which is actually the pathogen or allergic molecule which is activates the immune system. People who are genetically predisposed, that is they have a human leukocyte gene, or you can say DQ2 DQ8 genetic predisposition, or have some gastric infections in the childhood, or have some autoimmune disease history in their family. In such people, immune system gets activated, their enterocytes or epithelial cells lining the gut damaged, leaky gut produced, and this causes inflammation and various kinds of, you can say, humoral immune system, cell mediated immune system, these get activated and ultimately damages the enterocytes. What test you can do, as I told you, the anti-transglutaminase enzyme test can be done, and IgA, IgG against gliadin can be estimated, which are very specific and sensitive tests that can be done. And this whole fiasco occurs in the earlier part of the small intestine. So biopsy of the duodenum can also be done to find out the severity of the disease, how many cells are damaged, and how much gap is there in between. See, you can see this kind of a structure. ये ब्रश बॉर्डर है, ठीक है, जो मैंने आपको पहले दिखाया था कि जो गट लाइनिंग में रहता है, ठीक है। ये आपका एक माइक्रो स्ट्रक्चर है, और ये एक बड़ा स्ट्रक्चर बनाया है ब्रश बॉर्डर का। यू कैन सी विलाई काफ़ी टॉल हैं, इनके बीच में जो स्पेस है, क्रिप्ट्स बोलते हैं, ये स्पेस भी कम है, तो ये नॉर्मल है। जब सीलियाक डिजीज़ होता है तो ये विलाई आप देख रहे हो काफ़ी ब्रॉड और फ्लैट हो गए हैं, एंड इनके बीच के जो क्रिप्ट्स हैं ना वो ब्रॉडन हो गए हैं। So this is the leaky gut. Here you can see normal, tall villi, less space in between them, that is the crypts, and here more space between them, that is the crypts are broadened, villi are flattened. ये सब issues आपके दिखेंगे, ठीक है, when आप करते हो। तो इसको हम क्रिप्ट हाइपरप्लेजिया कहते हैं, यानी जो क्रिप्ट्स होते हैं ना वो ब्रॉडन हो जाते हैं, विलाई फ्लैटन हो जाते हैं। सिम्टम्स में ब्लॉटिंग है, एब्डोमिनल डिस्टेंशन, फटीग, एनीमिया, पम्पी रैशेस भी हो सकते हैं, डर्मेटाइटिस भी हो सकती है, क्योंकि IgA एंटीबॉडी एक्यूमुलेट होती है, विच मिस्टेकनली बाइंड्स टू द ट्रांसग्लूटामिनेज, एंड फिर डर्मल पैपिली ऑफ द एपिडर्मिस हैपन्स, तो रैशेस वगैरह भी हो सकते हैं। तो ये सारे इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस को ही इंडिकेट कर रहे हैं। तो बेसिकली इट इज़ एन इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन। इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ जो है ना वो दैट इज़ कम्प्लीटली एन इन्फ्लेमेटरी कंडीशन, जो कि कोई भी तरह के इश्यूज से हो सकता है, नॉट टिपिकली ड्यू टू ग्लूटेन, but overlapping symptoms are there. Celiac disease and inflammatory bowel disease can be considered as overlapping, लेकिन इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ में कुछ सिम्टम्स काफ़ी सीवियर भी हो सकते हैं, ठीक है। तो अभी हमने सीलियाक डिजीज़ डिस्कस किया है। सो everyone don't go for the gluten free diet. People should be first of all find if they are gluten sensitive or not in reality. अदरवाइज़ ग्लूटेन फ्री डाइट में आप जाओगे तो फिर आपके कुछ न्यूट्रिएंट्स की भी डेफिशिएंसी हो सकती है, एंड फिर आप ग्लूटेन कभी खा ही नहीं पाओगे, बिकॉज एब्सटेन करेंगे तो फिर वो बॉडी भी उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेगी। सो बी ऑन योर नॉर्मल डाइट। ग्लूटेन सेंसिटिविटी नहीं है तो खाओ। ग्लूटेन फ्री डाइट एक फैड या फियास्को, मतलब कह सकते हो ना कि फैशन के फॉर्म में मत फॉलो करो।
लेकिन जो सेंसिटिव हैं बिकॉज ऑटो इम्यून प्री डिस्पोजिशन है या जेनेटिक इश्यूज़ हैं या फिर जिनमें मैंने बताया कि DQ2 और DQ8 जीन्स में इश्यूज़ आते हैं तो वो जेनेटिकली प्री डिस्पोज्ड हैं, या कोई पहले हिस्ट्री रही है इन्फेक्शंस की एंड ऑलरेडी बावल सेंसिटिव है, ओके, गट इश्यूज़ हैं ही पहले से, तो फिर ग्लूटेन को काफ़ी कम कर दो एंड टेक आउट सम टेस्ट एंड फाइंड आउट कि कितना सीवियर डैमेज हुआ है। ज़्यादा डैमेज है तो फिर आपको एब्सटेन करना होगा, ग्लूटेन फ्री डाइट पे ही रहना होगा एंड उसके बाद आपकी चीज़ें शायद नॉर्मलाइज हो जाएंगी। ज़्यादा सीवियर होता है तो हो सकता है वापस भी ग्लूटेन सेंसिटिव हो जाए, आप ग्लूटेन खा ही नहीं पाएंगे पूरी लाइफ लॉन्ग। सो इट डिपेंड्स कि आपके टेस्ट में क्या रिपोर्ट्स आती हैं, बट बेसिकली इफ़ यू आर फॉलोइंग ए हेल्दी डाइटरी पैटर्न, प्रोसेस फूड नहीं खा रहे हो, कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा नहीं खा रहे हो, फ्रक्टोज डाइट नहीं ज़्यादा ले रहे हो, फास्ट फूड्स एंड जंक फूड नहीं खा रहे हो, बहुत ज़्यादा अल्ट्रा प्रोसेस चीज़ें नहीं खा रहे, तो फिर आपकी गट वॉल जो है प्रोटेक्टेड रहेगी। नहीं तो अगर वो उसी वजह से डैमेज हुई बिकॉज ऑफ प्रोसेस फूड या फिर फास्ट फूड एंड आपकी गलत आदतों से, तो वो डैमेज की वजह से फिर आप ग्लूटेन सेंसिटिव हो सकते हो। दैट कैन बी नॉन सीलियाक ग्लूटेन सेंसिटिविटी भी कह सकते हैं हम उसको, ठीक है। तो वो इसकी वजह से पीपल आर फेयरिंग टू ईट ग्लूटेन, बट द प्रॉब्लम इज अदर वे अराउंड, दैट यू आर ईटिंग मोर ऑफ जंक फूड that is damaging the gut lining and then you are becoming sensitive to gluten. It's not that gluten is doing damage to the intestine. Gluten is something natural present in the cereals. So you know पहले से लोग खा रहे हैं तब तो प्रॉब्लम नहीं होती थी ना, अभी क्यों हो रही है? We have to find the answer. Okay, so take care, bye.